आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। इसी सेशन में आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। अपन जो SGPGI के एग्ज़ाम जिसको 20 से 25 दिन रह चुके हैं उसकी अपन तैयारी करने वाले हैं। उसके PYQ सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि PYQ सोल्व करने से एग्ज़ाम का मोस्ट ऑफ द जो प्रेशर होता है वो कम होता है स्टूडेंट के ऊपर। PYQ रिपीट होते हैं और PYQ पैटर्न आपको पता चलता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो अपन जो PYQ करेंगे उनमें आपको PYQ को देखना है, उनके पैटर्न को देखना है और उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखना है। लगातार ये सीरीज़ अपने आने वाले दिनों में चलेगी, तो कंटिन्यू आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो कि PYQ है SGPGI का, और क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is most commonly associated with cardiac arrhythmias। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है जो कार्डिक इरिथमा से एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हाइपरकैलीमिया कैल्सीमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन सी है हाइपर मैग्नीसीमिया, ऑप्शन डी है हाइपोनेट्रीमिया। अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कार्डिक अरिथमिया से एसोसिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट है जो कार्डिक इरिथमा से इरिथमिक कंडीशन इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है, तो वह है आपके हाइपोकैलीमिया। क्या है? हाइपोकैलीमिया। अब हाइपोकैलीमिया का मतलब आप समझते होंगे। हाइपो का मतलब कम, कैलीमिया का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम की कमी को बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। जो पोटेशियम का नॉर्मल रेंज होती है, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज जो होती है वो आपके 3.5 से 5.1 होती है। कितनी होती है? 3.5 से 5.1 कितनी होती है? अपन बात कर रहे हैं पोटेशियम का लेवल। पोटेशियम का लेवल होता है नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.1 MEQ पर लीटर। ये आपका नॉर्मल रेंज होता है किसका? पोटेशियम का। बात करें हाइपोकैलीमिया की, तो हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल कम होना। कितने से कम होना? लेस देन 3.5 MEQ पर लीटर से। अगर इसका लेवल 5.1 से ज़्यादा होता है तो उसे अपन हाइपरकैलीमिया बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है आपके ECG चेंजेस के लिए। कौन से ECG चेंजेज? ECG चेंजेज क्या देखने को मिलते हैं हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बात करें सबसे पहले अपन अगर हाइपोकैलीमिया की बात करें, किसकी? हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया में क्या आपके ECG चेंजेस देखने को मिलते हैं? हाइपोकैलीमिया में आपके ECG में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्या होता है? टी वेव का इन्वर्जन, मतलब टी वेव उल्टी हो जाती है। इसके अलावा डोमिनेंट होता है यू वेव। क्या होता है? डोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। ये दोनों ही आपको ECG में चेंजेस देखने को मिलते हैं हाइपोकैलीमिया की कंडीशन में। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ, अगर कंडीशन हाइपरकैलीमिया की है, क्या है? अगर कंडीशन हाइपरकैलीमिया की है, हाइपरकैलीमिया, अगर हाइपरकैलीमिया की कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपको फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगी। क्या? फ्लैट पी वेव फ्लैट होगी। इसके अलावा वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा आपकी जो टोल टी वेव देखने को मिलेगी। हाइपोकैलीमिया में जहाँ टी वेव का इन्वर्जन हो रहा था, वहीं आपको हाइपरकैलीमिया में टाल टी वेव देखने को मिलेगी और फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर टाल टी वेव है तो मतलब पी वेव फ्लैट है और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है।
वहीं हाइपोकेलेमिया में टी वेव उल्टी होती है और डोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। आई होप ये समझ में आएगा आपके, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके है हाइपोकेलेमिया। क्या है? हाइपोकेलेमिया है जो कि कार्डियक अरिथमा से एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो होने वाला है एक सिंगल लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कई बार एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स इनको भी कई बार गलती से या फिर नहीं पढ़ के जाने की वजह से, रेगुलर नहीं होने की वजह से इन ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन SGPGI में पूछे जाते हैं। सिंगल लाइनर अब तक तो पूछे गए हैं, तो कहीं चेंज होता है तो सीनियर बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे और वन लाइनर तो आते ही SGPGI में। तो क्वेश्चन है नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो आपके होने वाला है ऑप्शन सी। क्या? 12 से 20 पर मिनट। क्या होता है? 12 से 20 पर मिनट क्या होती है? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। आपको छोटी सी बात एक और इसमें ये भी ध्यान रखना है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता, ब्रेडिपनिया क्या होता है, टेकीपनिया क्या होता है। अगर आपकी रेस्पिरेशन 12 से कम है तो उसे अपन बोलेंगे ब्रेडिपनिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडिपनिया। और अगर रेस्पिरेशन रेट 20 से ज़्यादा है तो उसे अपन बोलेंगे टेकीपनिया। क्या बोलेंगे? टेकीपनिया। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है दोनों ही वर्ड। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, 12 से 20 पर मिनट आपकी रेस्पिरेशन रेट होती है एडल्ट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये तो SGPGI को छोड़ के आपका राजस्थान के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ इन इंडिया। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है इंडिया में बर्थ के टाइम? ऑप्शन ए है DPT, ऑप्शन बी है OPV, ऑप्शन सी है BCG, ऑप्शन डी है मीजल्स। अब आपको कमेंट करना है कि कौन सा वैक्सीन एट बर्थ दिया जाता है इंडिया में। बात करें अपनी इंडिया की, इंडिया में जो एट बर्थ वैक्सीन दी जाते हैं, वैक्सीन एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन होती है? कमेंट करना है आपको। वैक्सीन एट बर्थ, अगर वैक्सीन एट बर्थ की बात करें तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, एक तो होती है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है BCG और एक देखने को मिलती है आपको हेपेटाइटिस B। ये तीनों ही वैक्सीन आपके बर्थ पे दी जाती है। अगर ध्यान आपको एक और क्वेश्चन इसको और एक्सटेंड करके पूछे कि बर्थ के टाइम दी जाने वाली वैक्सीन आप कब कितने टाइम के पीरियड में दे सकते हो, जैसे आप बर्थ के टाइम नहीं दे पाए किसी वजह से तो आप कितने टाइम के पीरियड में आप उसको वापस दे सकते हो। अगर OPV को आप बर्थ के टाइम नहीं दे पाए हो तो आप इसको अप टू 15 डेज तक दे सकते हो, अप टू 15 डेज। अगर बर्थ के टाइम किसी कारणों से आप OPV नहीं दे पाए तो बर्थ के 15 दिन के अंदर आप OPV दे सकते हो, वो बर्थ वाली डोज ही मानी जाएगी। BCG की बात करें तो BCG को आप अप टू 1 ईयर तक दे सकते हो अगर बर्थ पे नहीं दी है तो। और हेपेटाइटिस की बात करें तो विथिन 24 आवर आपको इसको देना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करें, जो अपने ऑप्शन थे इसमें, इसके अपने ऑप्शन थे, एक तो था DPT। तो DPT आपको ध्यान रखना है ये 6 वीक पे भी दिया जाता है, पेंटावेलेंट के साथ ऐड कर दिया गया है तो 6, 10 इन पे दिया जाता है ये। और अपन बात करें यहाँ अगर एट बर्थ में अपन इंक्लूड करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन जाने वाला है ऑप्शन सी BCG राइट आंसर इसका जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें मीजल्स की तो मीजल्स, यहाँ से भी मीजल्स से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मीजल्स से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो होगा आपका मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है। सबसे पहले तो ये बात, तो ये दी जाती है आपके 9 मंथ पे। कब दी जाती है? 9 मंथ पे। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ सकता है वो होगा आपका
इसके साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो विटामिन ए दिया जाता है मीजल्स के साथ। कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए मीजल्स के साथ दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, वैक्सीन से बन सकता है कि मीजल्स के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो आपको देखना है विटामिन ए दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन होगा आपका ग्लासगो कोमा स्केल से। किससे होगा? ग्लासगो कोमा स्केल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ग्लासगो कोमा स्केल असेस। ग्लासगो कोमा स्केल क्या असेस करता है? ऑप्शन ए है लिवर फंक्शन, ऑप्शन बी है आपका रीनल फंक्शन, ऑप्शन सी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी है कार्डियक आउटपुट। तो आपने पढ़ा होगा तो इजीली ध्यान होगा कि जो आपका ग्लासगो कोमा स्केल है वो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज़ लिया जाता है। क्या? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये इसको चेक करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जब पेशेंट कोमा में हो, ICU में हो किसी भी वजह से, तो उसमें कॉन्शियसनेस को केवल चेक करने के लिए आप GCS स्कोर यूज़ करते हो। अब इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो आपके इसके कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं इजीली। EVM। क्या? EVM। ई से आपको आई मोमेंट या आई रेस्पॉन्स, आई मोमेंट। V से आपको वर्बल रेस्पॉन्स और M से आपको मोटार रेस्पॉन्स याद रखने हैं। क्या? मोटार रेस्पॉन्स। अब इसकी स्कोरिंग आई मोमेंट, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटार रेस्पॉन्स। अब इसके नंबरिंग भी इजी है। इसके नंबरिंग आपके होने वाले हैं, E को आपको 4 देना है, 4 से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट जो मार्क होते हैं वो 4 होते हैं। वर्बल में आप 5 और मोटार में आपको 6। मतलब अगर इजीली आई मोमेंट कर रहा है, इसका कंप्लीट वो देख ले एक बार। इसकी टेबल है, ये इसकी टेबल है ग्लासगो कोमा स्केल की। अगर आई ओपनिंग कर रहा है स्पॉन्टेनियस से, अचानक से, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी पेन के, तो उसे आप कितने दोगे? 4। अगर आपके बोलने से अगर पेशेंट आई को ओपन करता है तो उसे आप दोगे 3। अगर पेन करने से, अगर दर्द की वजह से वो कर रहा है वो आई को ओपन, तो आप दोगे 2। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको देना है 1। वैसे ही बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स है। अगर टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ओरिएंटेड है, पर्सन पता है पर्सन को, तो 5 दोगे। अगर कंफ्यूज है तो वहाँ 4 देना है। इन एप्रोप्रिएट वर्ड यूज ले रहा है पेशेंट, वहाँ आपको 3 देना है। और इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है तो 2 देना है। और नो रिस्पॉन्स में आपको 1 देना है। वैसे ही मोटा रिस्पॉन्स, अगर आप कमांड दे रहे हो, उसको फॉलो कर रहा है तो 6 देना है। अगर पेन करने पर किसी लोकलाइज एरिया पे उसको मूव कर रहा है तो 5 देना है। अगर पेन से अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो 4 देना है। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन में 3 और एबनॉर्मल एक्सटेंशन में 2 देना है। अब इसके इंटरप्रिटेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन वो देख लेते हैं, वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है। इम्पोर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इजी है, ध्यान रखना है। अगर सबसे पहले जो है इसमें आप मिनिमम मार्क कितना देते हो ये ध्यान रखना है, 1 देते हो। मैक्सिमम मार्क कितना दे सकते हो? 6, जो कि आप मोटा रिस्पॉन्स में देते हो। अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो इसमें 15 होता है और मिनिमम स्कोर आपका होता है 3। कितना होता है? 3। मैक्सिमम स्कोर होता है इसका 15 और मिनिमम जो स्कोर होता है वो होता है 3। अब बात करें, अगर जो स्कोर है वो आपका 13 to 15 के बीच में आता है तो इसे आप क्या कॉन्शियस पेशेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? मतलब पेशेंट कॉन्शियस है। अगर स्कोर 9 to 12 आता है तो इस कंडीशन में आपको सेमी कॉन्शियस कंसीडर करना है। क्या? सेमी कॉन्शियस। और अगर स्कोर आता है
लेस देन 8 एंड इक्वल टू 8, तो आपको अनकॉन्शियस पेशेंट को कंसिडर करना है। और एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जब आपने जीसीएस मॉनिटर किया, जीसीएस परफॉर्म किया, तो आप कौन सी स्कोर को बोलोगे पेशेंट या तो डेथ में है या फिर डीप कोमा में है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी स्कोर आपको 3 मिले तो इस कंडीशन को डीप कोमा या फिर आप डेथ में कंसिडर कर सकते हो। क्या? डीप कोमा या डेथ। मतलब 3 का मतलब पेशेंट में कोई ना तो वर्बल रिस्पॉन्स है, ना मोटार है, ना आई मूवमेंट है। आई होप ये वीडियो आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो ये जीसीएस स्कोर है, ये आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज़ लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ चले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विथ ब्रीथिंग। एक पेशेंट में ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उस पेशेंट पे आप कौन सी पोजीशन प्रीफर करोगे। ऑप्शन ए है सुपाइन, ऑप्शन बी है ट्रेंडलबर्ग, ऑप्शन सी है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी है लिथोटोमी पोजीशन। तो बात करें, लिथोटोमी आपके प्रेग्नेंट जो लेबर के टाइम में यूज ली जाती है। ट्रेंडलबर्ग, इसमें आप पेशेंट के सिर को बॉडी से नीचे, मतलब आपके इस पेशेंट का सिर यहाँ होगा और पैर यहाँ होने चाहिए, मतलब पैरों से सिर नीचे होता है। सुपाइन में फ्लैट पोजीशन पेशेंट को। और आपका ऑप्शन सी है फाउलर पोजीशन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें जब पेशेंट को आपको इस पोजीशन में लेटाना है, या तो आप 30 डिग्री, 45 या फिर 90 डिग्री, इसमें आपके सेमी फाउलर, फाउलर पोजीशन आती है। इस पोजीशन में लेटाने से क्या होगा, जो पेशेंट के लंग एक्सपांसन की स्पेस मिल जाएगा इजीली, और इजीली ब्रीथिंग कर पाएगा पेशेंट। इस पोजीशन में पेशेंट को जो लंग एक्सपेंशन की जगह है वो प्रॉपर मिल जाती है। इसीलिए ब्रीथिंग वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट में आपको हमेशा फाउलर पोजीशन ही प्रेफरेंस में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके फाउलर पोजीशन होने वाला है, ऑप्शन सी। ट्रेंडलबर्ग नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंडलबर्ग आप दोगे तो उल्टा प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पेशेंट इजीली ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। आपको फाउलर पोजीशन ही देनी है ताकि लंग्स एक्सपांड हो सके इजीली, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टी है वो रिजोल्व हो सके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट पेशेंट। रेस्पिरेशन रेट देखिए अपन ने, पल्स रेट आपको पता करनी है। तो यहाँ जो पल्स रेट है बिना ऑप्शन के आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 60 to 100 बीट पर मिनट। अब यहाँ भी वो अगर लेस देन 60 है तो इसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। मोर देन 100 है तो इसे बोलेंगे टेकी कार्डिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है, 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन और आया हुआ है आपके SGPJ एग्जाम में। क्वेश्चन है, इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन किसके ट्रीटमेंट में यूज ली जाती है? ये क्वेश्चन आपके हैं। ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्शन सी है अस्थमा और ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको पता होना चाहिए जो इंसुलिन है वो आपके डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ ली जाती है। किसमें? डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में यूज़ ली जाती है इंसुलिन। बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है वो आपके मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ ली जाती है। वो कोई सा ही केस हो टाइप 1 का उसमें। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसकी लेटर स्टेज में, कब? लेटर स्टेज, जब आपकी बीटा सेल डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में इंसुलिन यूज़ लिया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी।
इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 में तो ये लिया ही जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी लेटर स्टेज में जाकर इंसुलिन को एज ए डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में अपन यूज़ लेते हैं। अब इंसुलिन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंसुलिन का बनता है, वो उसको अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन से जो क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं, वैसे तो इंसुलिन कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो है आपके मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन से। क्या है मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन? जब आप इंसुलिन रेडी करते हो तो कैसे मिक्स करना है, आपको कौन सा रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग, कौन से इंसुलिन को पहले लेना है, कौन से को बाद में मिक्स करना है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को कभी किसी के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन is not mixed with any other इंसुलिन। क्या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को किसी अदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। तो किस किस को मिक्स किया जाता है वो बात कर लेते हैं। जब भी मिक्स करने की बात करें, लोड करने की बात करें, तो सबसे पहले आपको लोड करना है फर्स्ट लोड आपको करना है क्लियर इंसुलिन को। किसको? जो क्लियर दिखती हो इंसुलिन उसको। उसके बाद में जो क्लाउडी इंसुलिन है उसको लेना है। तो फर्स्ट लोड आपको क्लियर इंसुलिन को लेना है। और क्लियर इंसुलिन जो होती है वो अपने दो होती है, एक तो होती है शॉर्ट एक्टिंग और एक होती है शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग। कितनी क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग। इसके एग्जांपल बताऊं आपको। शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्प्राट और शॉर्ट एक्टिंग में आपके हुमिलिन आर और नोवलिन आर, और रैपिड एक्टिंग में आपके लिस्प्रो, एस्पार्ट आती है। और फर्स्ट आपको क्लियर लोड कर लिया आपने, उसके बाद भी आपको लोड करना है जो आपकी NPH इंसुलिन है। कौन सी? देन लोड NPH। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, एक फॉर्मूला, आप एक RN हो मतलब रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपको पहले R को मिक्स करना है, उसके बाद में आपको N को मिक्स करना है। मतलब R से आपको रैपिड एक्टिंग या फिर हुमिलिन आर या नोवलिन आर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको NPH इंसुलिन को मिक्स करना है, मतलब इंटरमीडिएट इंसुलिन जो होता है NPH उसको मिक्स करना है, क्योंकि NPH इंसुलिन क्लाउडी इंसुलिन होता है और शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग क्लियर इंसुलिन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। RN रजिस्टर्ड नर्स, R पहले, उसके बाद में N। R से आपको रैपिड एक्टिंग या फिर हुमिलिन आर या फिर नोवलिन आर, और N से NPH। अब यहीं एक क्वेश्चन और बनता है एयर पुशिंग का। जब आप इसको लोड करते हो तो एयर पुश करते हो जब, तो पहले आपको एयर पुश किस में करना है, एयर पुश किस में करना है। तो यहाँ सीधी सी बात, आपको एयर पुश पहले उसमें करना है जिसको बाद में लोड करना है। पहले किस में? जिसको बाद में लोड करना है। तो यहाँ इसका सीक्वेंस उल्टा होगा। सबसे पहले आप NPH में एयर पुश करोगे, एयर पुश करने के बाद में जो रिमेनिंग एयर है वो आपको करनी है रैपिड एक्टिंग या फिर शॉर्ट एक्टिंग में। किस में? रैपिड एक्टिंग या फिर शॉर्ट एक्टिंग में, ताकि इसमें एयर पुश करके आप इसको लोड कर सको। और इसके बाद में इसमें पहले से आपने एयर पुश कर दी तो फिर आप इसको ऊपर से लोड कर पाओ। तो इसके लिए भी आपको इसका जस्ट उल्टा कर देना है। रजिस्टर्ड नर्स, ये आपने ऊपर तो कर लिया इसके, ये आपके लोड, और नीचे आपको याद रखना है एयर पुश। क्या करना है? एयर तो इस फ्लो में जानी चाहिए और लोड आपको ऐसे याद करना है। इम्पोर्टेंट है, इजी है, याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। क्वेश्चन था इंसुलिन कौन सी डिजीज़ में यूज लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ ये क्वेश्चन विटामिन से SGPGI में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कोजेज स्कर्वी। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वी कोज कर सकती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल चुका होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा ऑप्शन सी। कमेंट करना ना भूले, अगर कमेंट करोगे और
तो पता चलेगा कि कौन सा आंसर आपका सही था। पहले से ही क्वेश्चन देख के ही आपको कमेंट करना है, आंसर देख के कमेंट नहीं करना है। और इसके अलावा बात करें, रेगुलर सीरीज चलेगी तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको डेली PYQ मिल सके। और बात करें, आपको डेली एक शॉर्ट वीडियो जो PYQ से रिलेटेड हो सकता है, आपके नोट सेट PYQ हो सकता है, उसमें डेली इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट नोट सेट के नाम से सीरीज चल रही है जहाँ इंपॉर्टेंट MCQ आपको पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको इससे जुड़ना है। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, DS नर्सिंग क्लासेज एंड टिप्स से। कमेंट कर देना है, मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की, विच विटामिन डिफिशियंसी कोजेज स्कर्वी। तो विटामिन C आपको पता होना चाहिए, विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। अब यहाँ एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके इसके साइंटिफिक नेम से बन सकता है। तो विटामिन C को अपन जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, किस नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। थोड़ी विटामिन की बात कर लें यहाँ। विटामिन 2 टाइप के, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक फेट सोल्यूबल। बात करें वाटर सोल्यूबल की तो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं B और C, और फेट सोल्यूबल होते हैं A, D, E और K। मतलब फेट सोल्यूबल बॉडी में स्टोर होते हैं और वाटर सोल्यूबल बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बात करें यहाँ, अगर विटामिन A की बात करें तो विटामिन A को अपन बोलते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं, रेटिनोल। और रेटिनोल से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, कॉर्नियल जेरोसिस हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको विटामिन A की कमी से देखने को मिल सकती है। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन A, रेटिनोल। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन D की, तो विटामिन D को अपन बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D की कमी से आपको देखने को मिल सकता है रिकेट्स, टिटेनी, ओस्टियोमेलेसिया। विटामिन D। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ आपके विटामिन B12 की, कौन सा, विटामिन B12 को अपन बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन। और साइनोकोबालामाइन की डिफिशियंसी आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, पर्नीशियस एनीमिया। क्या हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पर्नीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो साइनोकोबालामाइन की डिफिशियंसी होता है। मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट में बताया था कि विटामिन A कौन से वैक्सीन के साथ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मीजल्स के साथ दिया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके होगा ऑप्शन C, विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड्स की डेफिशिएंसी होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर पूछा आपसे, कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी भी। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन D होने वाला है, O नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। मतलब जो सबसे ले सकता है वो रिसेप्टर और सबको दे सकता है वो डोनर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये डोनेशन और रिसीविंग किसके आधार पे होती है, तो आपको हमेशा जब भी आप डोनेट और रिसीव करो तो आपको चेक कर लेना है डोनर का, तो आपको चेक करना है एंटीजन। क्या करना है, एंटीजन चेक करना है। और जो रिसीवर है उसका आपकी एंटीबॉडी चेक कर लेनी है। क्या, एंटीबॉडी। डोनर का एंटीजन और रिसीवर का एंटीबॉडी। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ब्लड कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए O मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड होता है। अगर मोस्ट रेयरेस्ट पूछे तो आपको पता होना चाहिए AB मोस्ट रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंट थी ये जानकारी, आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाए जाएंगे। कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा क्वेश्चन सीनियर बेस सब्जेक्ट वाइज आप कमेंट करना, आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए या फिर PYQ रैंडमली आपको लाना आपको चाहिए, तो वो मैं आपके लिए डेली क्लास में लेकर आऊँगा।
यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CPR से। मैंने CPR की एक कंप्लीट क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्लास है पूरी। CPR स्टैंड फॉर CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए? CPR से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है इसके सीक्वेंस। CPR में कौन सा सीक्वेंस यूज़ लिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए CAB। कौन सा? CAB सीक्वेंस। पहला C का मतलब कंप्रेशन, क्या होता है? कंप्रेशन। A का मतलब एयरवे और B का मतलब ब्रीथिंग। क्या होता है? C का कंप्रेशन, A का एयरवे, B का ब्रीथिंग। आपको जब भी कंप्रेशन देना हो तो इसी सीक्वेंस में देना है। सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखनी है पेशेंट के, जहाँ आपको मिले वो आपका जो आपका एरिया है वो सेफ होना चाहिए। उसके बाद में आपको पेशेंट का रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। आपको उसके बाद में हेल्प लेनी है किसी की। और जब भी आप CPR स्टार्ट करो तो इस फॉर्मूले से आपको करना है। CABD फॉर्मूला कौन सा है? CABD। तो डी में यहाँ पे डिफिब्रिलेशन है। अगर यहाँ क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन आपका आता है, तो वो है आप जब भी ब्रीथिंग चेक करते हो तो ब्रीथिंग को कैसे असेस करते हैं? तो ब्रीथिंग को असेस करने का आपके हैं लुक, लिसन, फील। इससे आपको ब्रीथिंग को असेस करना है। बात करें पल्स की, क्वेश्चन आता है पल्स से भी। तो पल्स से जो क्वेश्चन आता है, पल्स को आपको अगर एडल्ट पेशेंट है तो एडल्ट में आपको कैरोटिड आर्टरी। अगर बात करें चाइल्ड में तो चाइल्ड में आपके फीमोरल पल्स से। और बात करें इन्फेंट्स में तो इन्फेंट्स में आपके या तो फीमोरल या फिर ब्रेकियल पल्स से आपको पल्स चेक करनी है। और ये जो पल्स चेक करनी है वो आपको विथिन 10 सेकेंड करनी है। आपको ब्रीथिंग और पल्स दोनों 10 सेकेंड के अंदर ही असेस कर लेना है। 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में आपको जो पेशेंट को कंप्रेशन देना है वो 100 to 120 पर मिनट देना है। अगर बात करें एडल्ट की तो आपको 2 हैंड मेथड और चाइल्ड में 1 हैंड मेथड। और बात करें इन्फेंट्स की तो वहाँ आपको 2 फिंगर या 2 थंब मेथड यूज़ लेना होता है। कॉमन बात करें कि कितना इंच आपको कंप्रेस करना है चेस्ट को, तो 2 to 2.5 इंच आपको कंप्रेस करना होता है एडल्ट पेशेंट में। एयरवे मैनेजमेंट की बात करें तो एयरवे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एयरवे में आपको 2 मेथड यूज लेने हैं। एक तो जो थ्रस्ट मेथड, जो थ्रस्ट मेथड, और एक हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। जो थ्रस्ट आपको कब काम लेना है? जब आपको पेशेंट लगे कि उसके स्पाइन इंजरी है तो आपको जो थ्रस्ट यूज लेना है। और नॉर्मल पेशेंट में आपके हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज लेना है। कंप्लीट क्लास CPR की मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए PYQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।